अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाज़रीन, आज के टॉपिक्स पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले 3 मुल्की सीरीज के हवाले से बात करेंगे। 3 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को शिकस्त दी थी। इस मैच के दौरान 2 बड़े रिकॉर्ड्स भी बन गए। राशिद खान दुनिया में सबसे ज्यादा T20 विकेट्स लेने वाले बॉलर ठहरे हैं, जबकि मोहम्मद वसीम की अगर बात की जाए तो उन्होंने रोहित शर्मा का शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज अहम मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का लाहौर में कैंप जारी है। कैरन पोलार्ड की अगर बात की जाए तो उन्होंने कैरिबियन लीग में शतकों की बरसात कर दी है और इसके साथ साथ 2 बड़े खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और आसिफ अली T20 क्रिकेट से अलग हो गए हैं। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करती हूँ। कहिएगा, शारजा में कल रात एक अच्छा मैच खेला गया। आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान ने UAE को 38 रन से हरा दिया। अगर उनकी कैप्टनसी की बात की जाए, UAE की वहाँ की पिच की बात की जाए, फिर टॉस जीतकर उन्होंने जो बॉलिंग का फैसला किया, आपको क्या लगता है UAE जो है कल मैच हारी, उनकी शिकस्त की क्या वजह दिखाई दी? देखिए, UAE की नो डाउट मैच दोनों हार गई है, लेकिन अगर हम देखें तो UAE की परफॉर्मेंस बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे होता है कि कोई छोटी टीम है बिल्कुल एकतरफा तौर पर हार रही है। और उन्होंने बांग्लादेश को भी पिछले दिनों टफ टाइम दिया था, तो उनकी सीरीज हुई थी, तो इम्प्रूवमेंट आ रही है उनकी टीम में। और पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हैं। ये और बात है कि अब जब कल को वो और कुछ बन जाएंगे तो फिर वो अपने आप को कहेंगे नहीं हम तो UAE में ही रहते थे, जिस तरह और भी हमारे कुछ दोस्त करते हैं। खैर, बहरहाल परफॉर्मेंस अच्छी रही उनकी, लेकिन जाहिर है कि ना तजुर्बेकारी भी है। और फिर जिस तरह से अफगान टीम ने बिल्कुल डोमिनेट किया, वो एक ज़बरदस्त था। और राशिद का जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया। उसके अलावा उनकी बैटिंग में भी हार्ड हिटिंग भी उनकी हुई। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अफगान टीम डोमिनेट करती रही पूरे मैच में। और शारजा में हमने ये चीज़ भी नोट की कि स्कोर बन रहा है ज़्यादा, और ऐसा नहीं हो रहा जैसे पहले एक तासुर था कि यहाँ लो स्कोरिंग मैच होंगे। कल भी अच्छा स्कोर बना, हार्ड हिटिंग हुई, लेकिन UAE की परफॉर्मेंस भी बेहतर है। मैं कहता हूँ अगर वो इस तरह खेलते रहे तो कुछ ऐसा टाइम आएगा आगे चलकर जब हमें नजर आएगा कि UAE की क्रिकेट भी काफी इम्प्रूव कर गई है। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है? कल मोहम्मद वसीम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 67 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बैट्समैन हैं उन्होंने उतनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उनकी बैटिंग में हमें वो गहराई भी नज़र नहीं आई। अब क्यों UAE, क्या लगता है कि मेंटली तौर पर बड़ी टीम्स के खिलाफ अभी खेलने के हवाले से वो उस तरह से तैयार नहीं नज़र आते? इसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग लाइन भी राशिद खान के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है। देखें, इफ्ता, पहले बात कर लेते हैं उनकी टॉस जीतकर फैसला करने की। तो यहाँ बैठकर जो हम जायज़ा लेते हैं मैच का, तो वो एक दुरुस्त फैसला दिखाई देता है। जो टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया था और चेज़ पे जाने का फैसला किया, क्योंकि इसमें जो है ड्यू फैक्टर भी था। कंडीशंस ऐसी थी कि वो चेज़ कर सकते थे। एक तो अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली। गोरबाज जो है, अगर इब्तदाई ओवर्स देखें तो उनको गेंद की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और उनके बाद जो इब्राहिम ज़ादरान आए और जो एमर्जिंग एशिया कप के बेस्ट प्लेयर थे सदीक अटल, वो बहुत ही शानदार दोनों खेले। उन्होंने पावर प्ले जो था वो बड़े खामोशी के साथ गुजारा, बड़ा संभल के गुजारा और बड़ा स्लो खेल रहे थे। इसके बाद उनको इल्म था कि उनकी बैटिंग लाइन लंबी है, बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया और तवक्को से शायद जो UAE की टीम समझती थी ज़्यादा स्कोर कर गए, 180 प्लस हो जाएगा तो फिर मुश्किल होता है। और जहाँ तक उनकी बैटिंग की बात है, फिर जब आए मोहम्मद वसीम बहुत अच्छा खेले। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया था, लेकिन रन आउट हो गए थे। और उन्होंने कमाल की बैटिंग का मुजाहरा किया। फिर जैसा आपने खुद भी कहा, रोहित शर्मा के छक्कों का रिकॉर्ड भी उन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया। हालांकि ऐसा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि रोहित शर्मा के बहुत से रिकॉर्ड हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और कम मैचों में उन्होंने इतने छक्के लगाए। और इसके अलावा अगर राशिद की बात करें, जब बॉलिंग आई है अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बड़ी टीम है, बड़े अरसे के बाद यकजा होकर खेल रही है ये T20। और अब तो वो 2 मैचेस खेल चुके हैं और अब यकीनन ज़्यादा कंबाइंड उनकी एफर्ट दिखाई देती हैं। राशिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शरफुद्दीन, जिनको पहले मैच में शामिल नहीं किया गया था, दूसरा मैच खिलाया गया, दोनों ने 3-3 विकेटें ली हैं। और फिर जैसा आपने कहा कि राशिद ने भी रिकॉर्ड तोड़ा T20 का। उन्होंने टिम साउदी का जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया, और दुनिया के सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। और फिर सबसे बड़ी खूबी जो अफगानिस्तान की टीम की है
पहले 2 मैचों में भी दिखाई दिया, वो जान मारती है, मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक अच्छा मैच था जो देखने को मिला। कम से कम मैं समझता हूँ कि लगता तो ऐसा ही था कि अफगानिस्तान की टीम जीत जाएगी, लेकिन मिडिल आर्डर में उनका कोलैप्स कर गया। जब उनके आसिफ खान बहुत अच्छा खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो आउट हुए हैं, तो फिर बॉलर्स उनके हावी हुए और बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। 150 रन पर यूएई की टीम जो है वो 8 विकेटों पर वापस लौट आई। बिल्कुल। यूसुफ, आपको क्या लगता है कल के मैच में अगेन मोहम्मद वसीम और अगर हम बात करें राशिद खान की, तो उनकी जानिब से रिकॉर्ड भी बनाए गए, एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन यूएई को आपको क्या लगता है किन किन फैक्टर्स में मजीद काम करने की भी ज़रूरत है? देखें, रिजल्ट तो तोक़ुआत के मुताबिक था और ये सोच लेना कि अफगानिस्तान की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ेगा यूएई के हाथों, तो मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी सी ये करने वाली बातें हैं। यूएई की इतनी तौर पर ये होम ग्राउंड है, उसने वहाँ पर न्यूजीलैंड को भी हराया, बांग्लादेश को भी हराया, लेकिन इस मैच में हमने देखा कि ना तजर्बाकारी उनके आड़े आई है। तो जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग को तरजीह दी, तो मेरे ख्याल में चेज़ करना यकीनी तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन 1 या 2 बल्लेबाजों को यकीनी तौर पर इसमें अच्छी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत थी। जिस तरह मोहम्मद नवीद ने उनका जो वसीम ने उन्होंने अच्छी ज़बरदस्त इनिंग खेली, इस तरह अगर आसिफ भी अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब ज़्यादा होते तो मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा मौके हो जाने थे जीतने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम को मैं इतनी तौर पर क्रेडिट देना चाहूँगा जिस तरह उन्होंने प्लानिंग के साथ बॉलिंग की। पिचेस पर जिस पर बॉल थोड़ा रुक के आता है, स्लो आता है, तो हिटिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने। और ख़ास तौर पर राशिद खान की अगर अपने पहले भी जिक्र किया कि उनका जो रिकॉर्ड था उन्होंने काम किया, यकीनी तौर पर वो इस रिकॉर्ड के मुस्तहिक थे। उन्होंने इससे पहले भी कई मैचेस में अपनी टीम को बहुत कामयाबी दिलाई है, तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि अगर लेग स्पिनर में से राशिद खान दुनिया के बेहतरीन एक बल्लेबाज के स्पिनर्स के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। यकीनी तौर पर आने वाले जो मैच है, ख़ासतौर पर जो आज का मैच होगा पाकिस्तान के साथ, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि राशिद खान और उनके जो दूसरे स्पिनर हैं मुजीबुर रहमान, नूर, अगर चांस मिलता है आज तो कितना फैक्टर होते हैं इसमें अपनी टीम की कामयाबी में। इस पिचेस पर हमने देखने को मिला है कि जो स्पिनर्स के लिए अच्छी बॉलिंग करते हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि लंबी हिटिंग करना और लंबे स्कोर करना मेरे ख्याल में ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर जो बल्लेबाज रुक कर खेलेगा, विकेट को मेरिट के मुताबिक गेंद को खेलेगा, मेरे ख्याल में उसके लिए लंबी इनिंग्स खेलने का ज़्यादा चांस है। यूएई की टीम को यकीनी तौर पर ना तजर्बाकार है, उसको आने वाले मैच में यकीनी तौर पर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ख़ासतौर पर जो फील्डिंग के शुबे में थोड़ी सी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये वो चीज़ें जिन पर उनको मज़ीद थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होगी आने वाले मैचेस के लिए। बिल्कुल। सलीम साहब, एक तो जो दोनों प्लेयर्स की जानिब से कल रिकॉर्ड्स बनाए गए, आप उस पर क्या राय रखते हैं? इसके साथ साथ अगर अफगानिस्तान की टीम की बात की जाए, क्या लगता है जब वो चेस करने के लिए मैदान में होगी तो उनकी बैटिंग जो लाइनअप है वो उतनी ही मेंटली तौर पर उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके? इसके साथ साथ बॉलिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसमें जो खामियां नज़र आई, क्या लगता है कि जब वो किसी बड़ी टीम के साथ खेलेंगे तो इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी? पहले रिकॉर्ड वसीम ने 110 छक्के लगाए और रोहित शर्मा का बतौर कप्तान उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 105 छक्के रोहित ने बतौर कप्तान लगाए। ओवरऑल तो रोहित ने बहुत छक्के लगाए, गालिबन 205 या कितने हैं, तो वो तो वसीम मुश्किल ही है तोड़ पाए, लेकिन एज ए कैप्टन ने तोड़ दिया। ये भी बड़ी अचीवमेंट है कि एक नंबर 2 पे एक ऐसा आ रहा है जो नॉन टेस्ट प्लेइंग एक कंट्री है, उसका एक प्लेयर है जिसे T20 में एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया। बड़ी बात है, और ये इसी वजह से इन लोगों की परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है कि 2-3 इंडिविजुअल्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम चेस करने में भी अच्छा, देखें उनके पास हार्ड हिटर्स हैं अच्छे, और यही बात है कि जब वो जाते हैं सेट होते हैं थोड़ा, तो किस तरह से आगे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये चीज़ मेन है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनके लिए कोई इतना आसान नहीं होगा। हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। आज अगर शाहीन भी वापस आ जाएंगे, हारिस भी वापस आ जाएंगे, जो होना चाहिए आज, ऐसा पता नहीं माइक हैसन क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि उनको काबू कर सकेगी। और अब तक जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, हमने देखा इसका ट्राई नेशन में, तो अच्छी रही है हमारी। पहले मैच में 182, दूसरे में 207 रन हम बनाए। जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में पहली बार जो 15-16 साल से यूएई में पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, 200 पाकिस्तान ने क्रॉस किया। तो इस तरह की जो एक चीज़ और हमने बैटिंग में जिस तरह देखी थी कि जरा थोड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं हमारे, बॉलिंग में थोड़ी हमें पिछले मैच में खामी नजर आई थी, और उसमें अगर हमारे 207 रन नहीं होते तो मैच फंस जाता है। लेकिन अब इम्कान यही है कि जब शाहीन आ जाएंगे, हारिस आ जाएंगे, उसके बाद हमारी बॉलिंग भी बेहतर रहेगी। हमारे पास अच्छा चांस है
कि हम पूरे इवेंट पे नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल खेलें, और अगर बाद में हमने ट्रायंगुलर सीरीज भी जीती तो एशिया कप के लिए बहुत ज्यादा हमारा एतमाद बढ़ेगा। क्योंकि देखें इंडिया की टीम इस वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आइडियल उनकी प्रिपरेशन है, थोड़ा सा उनके कंट्रोवर्सीज भी बहुत चल रही है। जिस समय शुभमन गिल उनकी टीम में है उसमें काफी क्रिटिसाइज हो रहा है, वहाँ ये तक वहाँ पे कहा गया कि इनको जो लिया गया है ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, स्पॉन्सर वगैरह को खुश करने के लिए, तो काफी वहां पर भी चीजें चल रही हैं। तो हमारे लिए अच्छा मौका यहाँ आ रहे हैं, खेल चुके हैं मैच, और जब तक अब एशिया कप में हम लोग जाएंगे तो हमारे जब 5 मैच हो चुके होंगे इंशाल्लाह, अगर फाइनल खेला तो बहुत अच्छा एक आइडियल हमारे लिए मौका होगा कि आगे जाके एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करें। सही। जाहिद साहब, आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा और दोनों टीमों का ये तीसरा मैच है, इसलिए लगता है कि कंडीशन से दोनों टीम्स जो हैं वो अच्छे से बाखूबी वाकिफ़ और अमाहंग हो गई होंगी। क्या लगता है पाकिस्तान की आज के मैच की स्ट्रेटजी के हवाले से बात की जाए तो अपनी मेन प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी, कोई चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं? देखिए साहब, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का तो ये होम ग्राउंड है, अब पाकिस्तान के पास या इवन अफगानिस्तान के पास भी किसी के पास भी अब कोई जवाज़ नहीं है कि वो कंडीशंस को नहीं समझ सके या उनसे हम आहंग नहीं हो सके। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि वही फुल प्लेइंग कंडीशन होगी, प्लेइंग 11 होगी, तो यही होना चाहिए कि अब क्योंकि अहम मैच है, पाकिस्तानी टीम या कोई भी टीम अभी तक 100% फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, यानी कि ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन अभी पाकिस्तान का मैच बाकी है। अगर पाकिस्तान ये मैच लूज़ करता है तो फिर यूएई के साथ भी पाकिस्तान को मैच जीतना होगा, लेकिन दोनों टीमें जीत के लिए ही ज़ाहिर रह जाएंगी। और इस वक्त क्योंकि हारिस और शाहीन अफरीदी को पिछले मैच में बाहर बिठाया गया था ताकि 2 प्लेयर्स जो सलमान मिर्ज़ा और हसन अली उनको भी मौका दिया जा सके, अब यकीनी तौर पर जो है लगता तो ऐसा है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ जो भी पाकिस्तानी टीम वहाँ पर मौजूद है वही मैदान में उतरेगी। लेकिन जैसा कि हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर चुके थे, अगर पाकिस्तानी टीम जो है टॉस हारती है और पाकिस्तान को चेज़ पे आना पड़ता है तो फिर देखना होगा हमें भी और टीम को भी कि किस हद तक, क्योंकि पहले जो दोनों मैच थे दोनों में सलमान आगा ने टॉस जीता, दोनों में पहले बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की। एक मैच में 207 बनाए, एक में 188 या कितने रन 180 प्लस रन बनाए, दोनों में अच्छे रन थे पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच था उसमें स्टार्ट अच्छा था दोनों टीमों का, 54 या 50 इस हद तक था। इसके बाद जो है आखिरी ओवर्स में जाके कोई दरमियानी ओवर्स में स्कोर बना था। सलमान आगा बहुत अच्छा खुले थे, अगर आपको याद होगा ओपनर जल्दी आउट हो गए थे और सलमान अली आगा ने 53 रन बनाए और फर्स्ट टाइम 21 मैच खेलकर वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। तो यकीनी तौर पर दोनों टीमों के लिए बहुत अहम मैच है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर क्योंकि माजी में अगर परफॉर्मेंस देखी जाए पाकिस्तानी टीम की तो हर बड़े इवेंट में पाकिस्तान का एक बैड डे आता है, तो मैं तो चाहता हूँ अगर बैड डे आना है तो अभी आ जाए, फाइनल में कम से कम ना आए और ये ना हो बाज़ औक़ात पाकिस्तान पहले मैच जीते और फिर फाइनल में हिम्मत हार जाए। और इस मैच पे यकीनन पाकिस्तान को जीत की या अफगानिस्तान अगर जीत जाता है, जो भी टीम है इसकी परफॉर्मेंस का जिसकी तैयारी के लिए ये सीरीज़ हो रही है एशिया कप पे यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। बिल्कुल। यूसुफ, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक की बात की जाए और अगर अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो एक स्पिन अटैक है उनका। आज के मैच के हवाले से आज की पिच को देखते हुए आपको क्या लगता है किस फॉर्मेट को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग का शोबा वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है बनिस्बत अफगानिस्तान के। आज मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर वापसी होगी शाहीन और हारिस को। उनके साथ साथ एक जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सुफियान मुकीम की जगह हो सकता है कि आज इब्रार अहमद के साथ प्लेइंग 11 में उनको शामिल किया जाए, क्योंकि सुफियान मुकीम अभी तक वो तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और पाकिस्तान को वैसे भी चूँकि 5वें बॉलर के तौर पर एक थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पहला मैच था उसमें हमने 7 अपने बॉलर्स को आजमाया, जिसमें सुफियान, उसके साथ साइम अयूब थे, सलमान और आगा से भी बॉलिंग करवाई हमने। दूसरे मैच में भी हमने 6 बॉलर के साथ गए। तो इस किस्म के मैचेस में जब आप देखते हैं कि अपने टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचेस में आपने कामयाबी हासिल की, अब आपको फाइनल के लिए जगह बनानी है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो रिस्क फैक्टर है उसको थोड़ा इज्तनाब करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब यकीनी तौर पर एशिया कप के लिए अपनी जो तैयारियाँ, जो प्लेइंग 11 उसको हतमी शक्ल देनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आज 5वें बॉलर के तौर पर एक स्पेशलिस्ट बॉलर की ज़रूरत होगी कि 5 अगर पूरे बॉलर्स हैं
उसमें अगर किसी की पढ़ाई होती है तो फिर आप साइम अयूब को आजमा सकते हैं, सलमान अलियाका बॉलिंग करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास 5वां बॉलर पूरा नहीं होगा उस वक्त आपको किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी मौके पर थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सलीम साहब, आपको क्या लगता है आज के मैच में हम 5वें बॉलर की कमी किस हद तक महसूस करेंगे, और इसके साथ साथ जो हम मिडिल ऑर्डर के साथ देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, आज के मैच में उसके कितना नुकसान पहुंच सकता है? मसला ये कि 5वां बॉलर का 4थे बॉलर को भी तो हम बॉलिंग नहीं कराते। हम फहीम अशरफ को खिलाते हैं, एक मैच में 1 ओवर कराए, एक मैच में उनको 2 ओवर करवाए, और कहते हैं ऑलराउंडर है, 10-15 रन बनाने के लिए क्या उनको खिला रहे हैं? तो जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको भी तो फुल यूटिलाइज करें, ये भी तो देखें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम 5 बॉलर स्पेशलिस्ट खिलाना, क्योंकि हमारा जो टेल है वैसी बहुत बड़ी हो रही है, और हमारे पास ऐसा इसलिए शायद, और आजकल की जो क्रिकेट है ना उसमें स्पेशलिस्ट बॉलर T20 की बात कर रहा हूँ या स्पेशलिस्ट बैटर का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। अब आपको चाहिए ऐसा प्लेयर जो बैटिंग भी कर रहा हो साथ में बॉलिंग भी कर रहा हो। आप देखिए इवन साइम अयूब है, वो तक बॉलिंग कर रहे हैं अब, और बेहतर बॉलिंग करते हैं कभी कभी अब। लेकिन मसला ये है, चाहे वो अबरार हो, चाहे वो सुफियान हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, जितने भी हमारे पास हैं, ये बहुत मतलब इनको हम रिलायबल नहीं समझ सकते कि बैटिंग में बहुत ज्यादा हुए। तो इस चक्कर में फिर ये होता है कि हमें ऑलराउंडर्स खिलाना पड़ते हैं। अफसोस सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं, वो इतने अच्छे उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से हम मार खाते। तो हमें ऑलराउंडर्स अच्छे असली ऑलराउंडर तैयार करने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे, और हमें अपने मिडिल ऑर्डर में जो इस वक्त स्ट्रगल है, उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में हमें उस हवाले से जो है वो परेशानी ना देखनी पड़े और टीम ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करे। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ में। वेलकम बैक। यूसुफ, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम की लाहौर में तैयारियां जारी हैं, कैंप लगा हुआ है, और वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में एक पाकिस्तान में ही खेले जाने से पहले जनूबी अफ्रीका के साथ एक होम सीरीज़ भी प्लान की जा रही है, और ये एक ऐसे अच्छे वक्त में प्लान की जा रही है जब वुमेन्स टीम का मयार हम देख रहे हैं कि बड़ा बुलंद हो रहा है। तो इस कैंप के हवाले से, तैयारियों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए इब्जा, 5वां रोज़ है आज कैंप का यहाँ पर जारी है, और उसके जो मेन मकसद है कि अब साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ होने जा रही है, जिसमें 3 वनडे मैचेस होंगे 16 तारीख से, और साउथ अफ्रीका की टीम 12 तारीख को यहाँ पर आ रही है। उसके बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाना, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। तो ये सारी तैयारियां की जा रही हैं दोनों बड़े इवेंट्स के लिए। आपको पता कि हमारी ख़वातीन को ज़्यादा मौके नहीं मिलते ट्रेनिंग के भी और मैचेस के भी, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान किया है जो ये कैंप लगाया गया। और उसमें ख़ास तौर पर क्योंकि थोड़ा आजकल आपको पता है कि लाहौर में बारिशें भी हो रही हैं, इसलिए उनको LCC ग्राउंड में जो मेन हब था ट्रेनिंग कैंप का ग्राउंड का, तो उसके लिए वहाँ पर क्योंकि ग्राउंड भी गिरा होता है और फिर बारिश की वजह से जो उनकी थोड़ी सी तैयारियाँ मुतासर ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसका जो हल निकाला गया वो ये था कि सुबह सेशन में जो जिम में वहाँ पर उनको ट्रेनिंग करवाई जा रही है फिज़िकल फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए, उसके साथ साथ इंडोर में उनको जो बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस है यहाँ करवाई जा रही है। यकीनी तौर पर इससे बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की वुमेंस टीम को। और आपको पता है कि जिस तरह अभी हाल ही में जो प्राइज़ मनी भी बढ़ाई गई है ICC की जानिब से वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरे ख्याल में एक इंट्रैक्शन होगी ख़वातीन के लिए। सलीम साहब, यकीनन वर्ल्ड कप से पहले इस कैंप का इनेकाद और फिर होम सीरीज़ खेलना जनूबी अफ्रीका के साथ, यकीनन जो वुमेन्स टीम है उनकी एक कह लें कि आप अच्छे से तैयारी हो जाएगी वर्ल्ड कप के हवाले से। और फिर ये कि वैसे ही वो आजकल बड़े खुश चल रहे हैं, जैसा कि यूसुफ ने भी जिक्र किया है कि जो इनामी रकम है उसमें भी तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, 297% इजाफा हुआ है इनामी रकम पे। और जो टाइटल जीतेगा उसके दोबारे में आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई कुछ भी ना जीते वो भी उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो एक बड़ा एक अच्छी चीज है कि इससे प्लेयर को और अच्छा परफॉर्म करने का हौसला मिलेगा। साउथ अफ्रीका की मेंस टीम को भी आना है, क्रिकेट होनी चाहिए जिस तरह की भी। और अभी तो मगर हम लोग सब एशिया कप पे लगे हुए हैं, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान मैच। आज इंडिया पाकिस्तान मैच की कुछ और टिकट्स फरोख्त के लिए पेश की हैं ACC ने। जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया थोड़ा परेशान भी है, टाइटल स्पॉन्सर उनके पास नहीं है, शर्ट का जो स्पॉन्सर होता है, क्योंकि वहाँ पर पाबंदी लग गई है गेमिंग जो होती है ऐप्स वगैरह, उन पर तो जो उनके स्पॉन्सर थे वो भागे। सिर्फ इस पाबंदी की वजह से 7,000 करोड़ रुपए कम से कम इंडिया को जो लॉस हो सकता है। लेकिन इंडिया आपको पता है हरकतें बहुत करता रहता है। नई हरकत की है कि जो साउथ अफ्रीका में लीग होनी है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बाहर कर दिया। बहुत सारे प्लेयर्स उसमें ऑप्शन में रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन जो फाइनल लिस्ट आई है कोई एक पाकिस्तानी भी उसमें नहीं है।
उसमें उन्होंने सबको हटा दिया क्योंकि सारे ओनर्स उसके पाकिस्तानी के इंडियंस हैं, तो वो पाकिस्तान को दायरे पसंद नहीं करते। लेकिन मजा उसमें है जब हम देखेंगे एशिया कप में कमेंट्री कौन कर रहा है। इतना बस आप भी तैयार रहे कि इरफान पठान वगैरह हुए ना अगर, तो बड़ा मजा आएगा। आजकल तो लड़ाइयाँ चल रही है। इरफान पठान ने अभी धोनी के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि धोनी उनको सेलेक्ट करता था जो उसके लिए हुक्का बनाते थे। तो भी तो एंजॉय करें, क्रिकेट ही क्रिकेट है और बहुत सारी चीजें आती रहेंगी सामने। बिल्कुल। जाहिद साहब, कैरन पोलार्ड के जो उन्होंने कैरेबियन लीग में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है यकीनन काबिल दीद है। आप क्या समझते हैं उनकी शानदार परफॉर्मेंस, उनका तजर्बा और उनकी फॉर्म के मुस्तकिल अहमियत को उजागर करता है? इसके साथ साथ ऐसी लीग्स में इस तरह के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी क़यादत में यकीनन जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको भी सीखने का बहुत मौका मिलता है उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस से। एक तो देखेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है T20 उसमें और लीग्स में काफ़ी फ़र्क है। लीग्स में कमज़ोर बॉलर भी होते हैं, कमज़ोर टीमें भी होती हैं, रिकॉर्ड्स डिफरेंट बनते हैं और बाद का यही प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो नाकाम हो जाते हैं। हमारे मुल्क में तो कई ऐसी एग्जांपल्स हैं। कैरन पोलार्ड जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं। आपको याद होगा अभी चंद माह पहले ये रिटायर हुए हैं और उनमें अभी तक वही तवानाई या ताकत कहना चाहिए। और फिर वेस्ट इंडीज़ की एग्जांपल दी जा सकती है कि इनके बहुत से प्लेयर जो है वो T20 क्रिकेट से इसलिए निकले गए हैं ताकि वो लीग्स खेलते रहें। वो बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आते थे। तो कैरन पोलार्ड का जहाँ पर आपने जिक्र किया तो उन्होंने 8 गेंदों पर 7 छक्के लगाए हैं। तो अब उन्होंने अपनी फिटनेस का भी सबूत दे दिया और वहाँ की कंडीशन से खातिर कैरन पोलार्ड ने फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। यूसुफ, इसके साथ साथ अभी 2 प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क और आसिफ अली, उनकी रिटायरमेंट का ऐलान सामने आया है। दोनों के अगर इनफरादी तौर पर इस अनाउंसमेंट की बात की जाए, क्या लगता है जल्दबाजी नहीं की? देखें, आसिफ अली के हवाले से तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला उसका, क्योंकि 2 साल से उसको टीम सिलेक्शन का हिस्सा भी नहीं बनाया गया और आगे अब जिस तरह का पाकिस्तान के पास टैलेंट आ चुका है तो मेरे ख्याल में उसको आने वाले दिनों भी मौका भी नहीं मिलना था। यहाँ पे चूँकि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब चूँकि ज़्यादातर लीग्स खेल रहे हैं दूसरे ममालिक की तरह, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है PCB की जानिब से वो होता है NOC हासिल करना। अगर करंट प्लेयर हो तो फिर उसके लिए ज़्यादा थोड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है कि किसी वक्त उसको दोबारा भी बुलाया जा सकता है अपनी टीम के लिए। लेकिन जो खिलाड़ी आप समझते हैं कि उनका वो टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे या रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनके लिए आसान होता है उसको प्रोसीजर को अपनाना और उसको हासिल करना। इसलिए मेरे ख्याल में आसिफ अली ने एक बेहतर फैसला किया। अब चूँकि अपने सारा उनका जो फोकस होगा वो लीग्स पर होगा। और इस तरह अगर मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो उन्होंने हैरानकुन तौर पर T20 फॉर्मेट को खैर बात कहकर, जिसको लोग चाहते हैं कि वो जारी रखे, उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट और वनडे पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं। तो ये मिसाल यकीनन यूसुफ ये बड़ा हैरानकुन है। इस फॉर्मेट के हवाले से भी, इसके फ्यूचर को लेकर भी यकीनन आपको क्या लगता है सलीम साहब, कुछ सवालिया निशान है T20 से इस तरह से जल्दी रिटायरमेंट लेना? और फिर उसके साथ साथ क्या खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो गया इस तरह हर फॉर्मेट में प्ले करना? बिल्कुल। और स्टार की जहाँ तक बात है तो वजह ये है कि उन्होंने 3 साल में यानी 2022 से अब तक 1283.5 ओवर्स किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। 1283 ओवर जो बंदा करे और फास्ट बॉलर अगर करे तो उसके बॉडी पे कितना बोझ होगा आप इससे अंदाजा लगा लें। दुनिया में किसी और बॉलर ने इतनी बॉलिंग नहीं की। तो ये सोच के किया T20 में क्योंकि आपको 4 ओवर करने पड़ते हैं लेकिन प्रेशर बहुत होता है उसमें। और तो उन्होंने ये बहुत एक अच्छी मिसाल कायम की कि आजकल के क्रिकेट में ऐसा होता है कि लोग पैसे के चक्कर में T20 खेलते हैं, बाकी दोनों फॉर्मेट छोड़ देते हैं। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में देखा है, कुछ इंग्लैंड के भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि वो लोग इस तरह से फिर पैसे के पीछे नहीं भी भागते। IPL का भी देखा होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था हैरी ब्रूक मेरे ख्याल से उन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज है और बाकी लोगों को भी इस तरह देखना चाहिए, अपने फिटनेस को और अपनी टीम को भी, जो नेशनल टीम को भी। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहत है? किसी एक फॉर्मेट पे वो तवज्जो देना चाहते थे? देखें, इससे पहले मैक्सवेल ने भी छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है, सेलेक्टर्स से बात की है, मैं उनके वर्ल्ड कप की जो है वो समझते हैं जो टीम बनानी है मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो ये ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया या बाकी मुल्क में है। हमारे तो कई सीनियर प्लेयर अभी तक बैठे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। और जैसा यूसुफ साहब ने जिक्र किया आसिफ अली, तो आसिफ अली 2-2.5 साल से पिछले से आसिफ अली को चांस नहीं मिला था। और आपको याद होगा जो लेजेंड लीग अभी इंग्लैंड में हुई थी उसमें भी आसिफ अली ने हिस्सा लिया था। तो बात वही है जो यूसुफ साहब ने की है। तो फिर आपको बोर्ड से परमिशन लेने के लिए एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यही शायद मौका था और आसिफ अली ने भी समझा होगा कि शायद अब कौमी टीम के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। और दिखाई भी ऐसे देता था क्योंकि जो नया ट्रेंड आया, नए लोग अब सामने आ रहे हैं। और आसिफ अली के लिए अब मुश्किल था कि हसन नवाज़ और दूसरे प्लेयर आ गए हैं कि उनको चांस मिलता। उन्होंने भी मौका ये देखकर रिटायर हो गए। लेकिन मिचेल स्टार्क बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत लोग उनको देखते भी थे। आपको याद है
टेस्ट और वनडे वो खेलना चाहते हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के यकीनी तौर पर टेस्ट और वनडे के लिए उनकी मुस्तकिल जगह। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के मैच से हम अच्छी उम्मीदें रखते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।